एक्शन। दोस्तों नमस्कार। आज की बॉम्बे टॉकीज में सुनिए फिल्म एडिटर सुभाष सहगल से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। कहते हैं कि फिल्म बड़ी कल्पनाशीलता का काम है, बड़ा क्रिएटिव काम होता है। और आप लोगों की अगर बात करें तो जैसे कि एडिटर अगर बैठ गए तो कहते हैं कि मशीन पर बैठ गए, एडिटिंग कर दी, बस हो गया। तो आपको क्या लगता है कि किस चीज की स्किल क्या होना चाहिए? नहीं, इतना आसान नहीं है। देखिए, एडिटर को फिल्म मेकिंग के हर डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सपोज एक शॉट के 15-16 टेक लिए हैं, तो अगर कैमरा की नॉलेज नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि बेस्ट शॉट कौन सा है? अगर एक्टिंग की नॉलेज नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि इस टेक में और इस टेक में क्या फर्क है? अगर वॉइस की नॉलेज नहीं होगी, डिक्शन की नॉलेज नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है? ये सब चीजों की नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। एक एडिटर की नजर इतनी पैनी होनी चाहिए कि एक फ्रेम में क्या हो रहा है, हर चीज का उसे जब तक ज्ञान नहीं होगा वो शॉट सेलेक्ट नहीं कर सकता है। और फिर वही बात है कि पुराने जमाने में तो चलो डायरेक्टर लोग एडिटर के साथ बैठ के एडिटिंग करते थे जी। आजकल के जमाने में डायरेक्टरों के पास वक्त ही नहीं है साथ में बैठने का, वो सारा एडिटर पे छोड़ते हैं। तो अगर एडिटर को समझ नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो उसको इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये तो आपने जैसे कहा कि ठीक है कि जैसे बोल रहे हैं डिक्शन की बात है या मॉड्यूलेशन की बात है या एक्टिंग की बात है, लेकिन जो सेट पर बाकी चीजें जो पीछे होती हैं, प्रॉप्स कह सकते हैं, या जैसे एक कमरा है या रसोई घर है, तो वो सारी चीजें भी आप लोग देखते हैं इतनी पैनी नजर से? वो हम लोग तो देखते हैं, हालांकि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो हमें देखना पड़ता है। अगर वहाँ कहीं पे कुछ गड़बड़ वगैरह है तो हम पॉइंट आउट करते हैं अपने डायरेक्टर को कि भाई आपको चलता है तो बताइए, नहीं तो इसको रीटेक कीजिए, इसमें ये गड़बड़ है। कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपने गड़बड़ देखा और बाद में ठीक किया गया, फिर से शूटिंग की गई? कई फिल्मों में हुआ है। मैं किसी कारणवश उन फिल्मों के नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन एक फिल्म की तो ऑलमोस्ट मैंने 30 दिन की रीशूटिंग करवाई थी। 30 दिन? डायरेक्टर मेरा दोस्त था, बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म थी। मैंने उसको बोला देख फिल्म अच्छी है, सब्जेक्ट अच्छा है, पर समवेयर यू हैव मिस्ड इट। तो उसने कहा बता क्या है? तो मेरे घर में रोज शाम को बैठते थे, हम डिस्कस करते थे, एक एक सीन दोबारा लिखे गए, दोबारा लिखे जाने के बाद वो शूट हुए और वो फिल्म हिट हुई। ग्रेट बात यह है कि हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे हमारी बातें सुनते भी थे। मैं आपको रोमांस फिल्म का एक किस्सा सुनाता हूँ। सागर साहब ने डायरेक्ट की थी, कुमार गौरव हीरो था और पूनम ढिल्लों हीरोइन थी। उन दोनों इनकी लव स्टोरी फिल्म सुपर हिट हुई थी कुमार गौरव की, तो ही वॉज इन डिमांड। और राजेंद्र जी के साथ तो घर वाली बात थी सागर साहब की, उनके साथ गीत की थी, आरजू की थी, तो कुमार गौरव के साथ उन्होंने फिल्म शूट की। जब पहला ट्रायल हमने देखा तो मैं और विदु विनोद चोपड़ा, बाकी सब लोग बोल रहे थे सागर साहब ने बड़े वक्त के बाद बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, उसका म्यूजिक सुपर हिट म्यूजिक था, इतना बढ़िया म्यूजिक था कि घर घर में बजता था। लेकिन जब फिल्म देखी तो उनके बेटों ने, सबने और बाकी लोगों ने बोला क्या फिल्म बनाई है सागर साहब। तो मैं और विदु हम दोनों चुप बैठे थे। तो सागर साहब ने मुझे बोला जब तक मेरा एडिटर नहीं बोलता कि फिल्म ठीक बनी है तब तक मैं नहीं मानूंगा। सुभाष कैसी लगी? मैं कहा पापा जी आई थिंक वी हैव मिसफायर्ड। तो झटका खा गए, कहते क्या कमी है? मैं कहा सागर साहब नहीं, फिल्म मानती नहीं है, बिगनेस है, म्यूजिक है, सब कुछ है, लेकिन फिल्म मानती नहीं, आर्टिफिशियल लगती है। चुप हो गए, बोला नहीं कुछ भी, गुस्से नहीं हुए, नाराज नहीं हुए। थोड़ी देर के बाद एडिटिंग रूम में आए, सुभाष यार मैं सेकंड हाफ अगर इसका पूरा रीशूट कर लूँ तो कुछ हो सकता है। मैं कहा सागर साहब इस फिल्म को भूल जाओ, आप ये फिल्म सेकंड हाफ तो शूट कर लोगे, फर्स्ट हाफ का आप क्या करोगे? तो इसका मतलब तो आप नई फिल्म बनाओगे। इस फिल्म में कहीं ना कहीं कहानी ही कमज़ोर है, आर्टिफिशियल लगती है, वो रिश्ते नहीं बन के आ रहे हैं, आप अभी इसको रिलीज़ कर दीजिए। उसके बाद सागर साहब की सब फिल्में मैंने एडिट की हैं, रामायण मैंने एडिट की है। सागर साहब के मन में इतना सा भी नहीं आया यार ये लड़का इतना मुफट होके बोल रहा है, बिकॉज ये रियलाइज के सच बोल रहा है। और वो फिल्म चली भी नहीं, इतना हिट म्यूजिक और इतनी हिट स्टारकास्ट होने के बावजूद भी, पर वो उनमें क्रिटिसिज्म सुनने का भी बड़प्पन था। वो ये नहीं था कि ये मेरा एडिटर है, ये मेरा एम्प्लॉय है, ये और मैं ये कुछ बोल नहीं सकता। अच्छा ये बताइए कि जब आप FTII से पास करके निकले, हाँ जी, तो क्या एकदम से आपको स्वतंत्र रूप से एडिटर का काम मिल गया या आप का खुद का कितना संघर्ष था इस इंडस्ट्री में? मैं फॉर्चुनेटली मेरा संघर्ष बहुत ज्यादा नहीं था। मैंने 1 महीना एक नेपाली फिल्म थी, मन को बांध उसका नाम था। अच्छा। तो वो नेपाल गवर्नमेंट ने बनाई थी, तो उसके श्रेष्ठा करके एडिटर थे, वो इंस्टीट्यूट से थे, तो उनके साथ मुझे असिस्टेंट एडिटर का काम मिल गया। तो वो क्या था, एक उनको तनख्वाह वगैरह मिलती थी, 5 स्टार होटल में आके ठहरते थे, शैटू विंसर एक होटल था यहाँ पे चर्च गेट में, वहां ठहरते थे। अच्छा। तो वो एडिटिंग मेहनत का काम है, उनसे होता नहीं था तो वो सारा कुछ मेरे पे छोड़ के चले जाते थे।
तो मुझे हाथ साफ करने का मौका मिल गया। टाइटल मेरा नहीं आया, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं पूरी फिल्म एडिट कर सकता हूँ। मतलब आपको ट्रेनिंग मिल गई? ट्रेनिंग मिल गई, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम इंस्टीट्यूट में तो करके आए थे, लेकिन फीचर फिल्म हैंडल करने की पूरी ट्रेनिंग मिल गई। उसके इमीडिएटली बाद मैं सागर कैंप में आ गया और इस तरह से मुझे फिल्में मिलती गई। फिर आई डोंट थिंक कि मैं 10 दिन के लिए भी खाली बैठा हूँगा। 20-22 साल तक मैंने दबा के काम किया, डे नाइट काम किया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं कि अभी भी आपको लगता है कि आज आप पहले दिन काम कर रहे हैं। बिल्कुल लगता है, अभी भी ऐसा ही लगता है। क्यों, ऐसा कैसा है? लोग देखिए, आप एक स्टूडेंट की तरह से जिंदगी बिताओगे ना, तो आपको सीखने के लिए मिलेगा। और अगर आप बॉस बन के बैठोगे, सोचोगे मुझे सब कुछ आता है, तो आप अपने आप को बंद कर लोगे। आपको लगेगा कि इसके ज्यादा और मैं क्या सीखूंगा, तो आप अपने आप को बंद कर लोगे। मैं आपको ये बताता हूं कि सडनली 2015 में मैंने गाने लिखने शुरू किए, पोएट्री लिखनी शुरू की। जी हाँ, आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, आपकी पुस्तक भी छप चुकी है। हाँ जी, मैंने करीब 14 पुस्तकें मेरी छपी हैं और अभी 2 पुस्तकें और छपनी के प्रोसेस में हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि 2015 में अचानक मैंने लिखना शुरू किया। उसमें भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। एक फेसबुक पे यूएसए में एक लेडी है, वो फ्रेंड बन गई, तो उनके साथ ना मैसेंजर पे बात होती थी। तो वो पोएटेस थी, तो पोएटेस नहीं थी लेकिन उनकी मेमोरी बहुत थी। तो वो उर्दू के पोएट्स और दूसरे पोएट्स के 2 लाइनर्स या दोहे वो फटाफट लिख लिख के वो भेजती थी जी। और मैं उनको खुद अपने तरफ से बना के 2 लाइनर्स जो है डाल रहा था ओरिजिनल। तो वो करीब 1-1.5 घंटा हमारा, मेरा और उनका वो सम्मेलन चला, कवि सम्मेलन चला। अच्छा। और एंड में आके उन्होंने बोला कि मैं तो हार गई भाई, आप तो खुद बना बना के लिख रहे हो और मेरा अभी वो खत्म हो गया। बट दैट डे आई रियलाइज कि आई कैन राइट। और उसके बाद से जब मैंने लिखना शुरू किया है, तो अभी मेरे को ये 3-4 साल हो गए, मैं डेली एक पोएम लिख के ही सोता हूँ। तो ये है कि क्योंकि खुला रखा अपने आप को, बंद नहीं कर दिया कि मैं एडिटिंग तक ही लिमिट हो जाऊं। डायरेक्शन में भी मैंने गया, सनी के साथ एक फिल्म मैंने की, एक और फिल्म मैंने बनाई। सनी के साथ फिल्म का हम आपसे अनुभव साझा करेंगे, लेकिन पहले उससे आपकी कुछ कविता 1-2 सुन ले। जरूर सुना देता हूँ जी। तो एक कविता है जी, उससे शुरुआत करते हैं। कभी कभी मिला करती थी, कभी कभी मिला करती थी, अब नहीं मिलती। कभी कभी मिला करती थी, अब नहीं मिलती। खिलखिला के खिला करती थी, अब नहीं खिलती। क्या बात। शहर छोड़कर जा चुकी है या पता बदल गया है। ढूंढ ढूंढ के मेरा तो दम ही निकल गया है। मिल ही जाती थी इधर उधर, घर आंगन गलियारों में, मेलों में, हाट बाजारों में, कभी पैदल तो कभी घूमती हुई कारों में। फटे कपड़ों तक में भी लिपटी मिल जाया करती थी। वाह। फटे कपड़ों तक में भी लिपटी हुई मिल जाया करती थी। बिल्डिंग की लिफ्ट में अक्सर टकराया करती थी। बिल्डिंग की लिफ्ट में अक्सर टकराया करती थी। धूल सनी सड़कों पर, दाल सब्जी के तड़कों पर, वाह, खेतों में, खलिहानों में, बूढ़ों बच्चों जवानों में टकरा ही जाती थी। किसी ना किसी मोड़ पर आ लिपटती थी दौड़कर, जाने कहां चली गई छोड़कर। पिछले दंगों के बाद गुम हुई है, लगता है डर रही है वापस आने में। कुछ तो करना पड़ेगा इस ससुरी मुस्कुराहट को वापस लाने में। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। गा गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। गा गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। जितना खुशी से दिल को लगाना, जितना खुशी से दिल को लगाना, उतना ही गम से रिश्ता निभाना। गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। गाए जा। होना है जो कुछ होके रहेगा, वक्त का दरिया प्यारे बहेगा। होना है जो कुछ
होके रहेगा, वक्त का दरिया प्यारे बहेगा। इस जिंदगी में किसके लिए क्या लिखा हुआ है, किसने ये जाना। गा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। गा 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 गाए जा। दुनिया में जीना अपनी अदा से, कोई कहे क्या अपनी बला से। दुनिया में जीना अपनी अदा से, कोई कहे क्या अपनी बला से। आंधी का जोर हो, तूफान का शोर हो, रुकने का नाम नहीं पड़ते ही जाना। गा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। गा 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 गाए जा। ये वो सफर है जिसमें के दोस्ती कितनी भी रात हो देती है रोशनी। ये वो सफर है जिसमें के दोस्ती कितनी भी रात हो देती है रोशनी। इस रोशनी की एक एक किरण से जितने भी चाहे सूरज बनाना। गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। जितना खुशी से दिल को लगाना, जितना खुशी से दिल को लगाना, उतना ही गम से रिश्ता निभाना। गा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। गा 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 गाए जा। विषय आपके क्या रहते हैं खास? विषय में नॉर्मली करंट टॉपिक्स पे लिखता हूँ, जो आसपास आप देख लेते हैं। पॉलिटिक्स पे लिखता हूँ, रिलीजन पे भी लिखता हूँ, काफी कुछ है, जो आसपास दिखता है उसी पे रिएक्ट करता हूँ कि वही होता है जो आप देखते हो, वही आपकी सोच में भी आता है। ये जिंदगी पे आपको सुनाता हूँ मैं। स्वागत है। कि जिंदगी एक खिला गुलाब है। जिंदगी एक खिला गुलाब है। जिंदगी एक खिला गुलाब है, जिंदगी आफताब है, जिंदगी एक हंसी का फव्वारा है, जिंदगी रंग बिरंगा गुब्बारा है। वाह। जिंदगी जीनी चाहिए। आप शिकायतें करते रहोगे तो फिर जिंदगी का मजा नहीं आता। आपको पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ देखनी चाहिए। जी। जिंदगी होली है, दिवाली है, जिंदगी मदमाती मतवाली है। वाह। जिंदगी ख्वाब है, हकीकत है, जिंदगी रोशनी है, उजियारा है, जिंदगी एहसासों का पिटारा है, जिंदगी मिलनी ना दोबारा है। वाह। एक ही बार मिलती है, क्यों शिकायतें करनी। जिंदगी मिलनी ना दोबारा है, जिंदगी तीज है, त्योहार है, जिंदगी प्यार है, परिवार है, जिंदगी खुशनुमा संसार है, जिंदगी सांसों का अंबार है, लम्हे लम्हे से सजती जिंदगी, जिंदगी लम्हों का लब्बार है। जिंदगी लम्हों का लब्बार है। वाह, क्या बात है। जिंदगी एक हंसी खिलौना है जिसमें खुशियों को ही पिरोना है, और गमों का इसमें फेंको, साइड में करो, आगे बढ़ो। जिंदगी एक हंसी खिलौना है जिसमें खुशियों को ही पिरोना है, जिंदगी साज है, संगीत है, जिंदगी मितवा है, मीत है, जिंदगी भावनाओं का सागर है, जिंदगी उद्गारों से भी भरी गागर है। क्या बात है। जिंदगी भावनाओं का सागर है, जिंदगी उद्गारों से भरी गागर है, जिंदगी बच्चे की किलकारी है, जिंदगी हसरतों की अलमारी है, जिंदगी हसीन है, खूबसूरत है, जिंदगी गुदगुदाती मूरत है, जिंदगी इंद्रधनुष सतरंगा है, जिंदगी इंद्रधनुष सतरंगा है, जिंदगी यमुना है, गंगा है। वाह वाह वाह। जिंदगी खिलखिलाती आशा है, जिंदगी प्यार की परिभाषा है,
प्यार के बिना जिंदगी क्या है? क्या बात है। जिंदगी प्यार की परिभाषा है, जिंदगी उम्मीदों का बसेरा है, जिंदगी मिलन तेरा और मेरा है। वाह वाह, क्या बात है। जिंदगी मिलन तेरा और मेरा है, जिंदगी जीने के लिए बनाई है, जियो इसको, गई तो लौट फिर ना आई, गई तो लौट फिर ना आई। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। अवतार नहीं, जो हो देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सकारात्मक सोच आपकी। धन्यवाद जी। एक सफलता की हमें लगता है कुंजी है कि आप सकारात्मक रूप से सोचें। सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक, और क्योंकि सकारात्मक के बिना जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता जी। आपको नेगेटिविटी पीछे खींचती है, लेकिन आप में इतना दम होना चाहिए कि आप उसको आगे खींच के लेके जाए। एडिटिंग की जैसे आपने बात कही कि 20-20 फिल्में एक साथ करते थे, ये तो बहुत मतलब कह सकते हैं व्यस्ततम व्यक्ति हो गए आप। बहुत व्यस्त थे, क्योंकि होता क्या था, एक तो इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे यार दोस्त जो डायरेक्टर्स थे जी, खींच लेते थे। भी दोस्ती थी, तो तेरे को एडिटर लेना है, हमें नहीं मालूम, तो टाइम निकाल कैसे भी कर दो। अच्छा। तो वो उनका हक इतना होता था कि उनको मना करना बहुत मुश्किल होता था। अधिकार से कहते थे। हाँ। वो वेट करते थे, नहीं ठीक है तू 10 दिन बाद करेगा ना, कर दे, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से कर दे। मेरा भी फिर ये होता था कि जब वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते तो मैं कई बार रात को 2-2 बजे भी घर में सोए उठ के भी एडिटिंग रूम खुलवा के उनकी एडिटिंग करके आया। अच्छा। हाँ, क्योंकि लगता था यार 10 दिन से इसका काम नहीं किया है तो ये ठीक नहीं है। और ऐसे भी काम किया है कि एडिटिंग में क्या ब्रेन वर्क बहुत होता है, सोचने का काम, तो उसमें चाय बहुत पीते थे हम। 25 कप कम से कम मैं चाय पीता था दिन में। तो एक लड़का पीछे खड़ा रहता था चाय का कप पकड़ के, और बीच बीच में जहां मौका मिला एक चुस्की ले ली और फिर उसको कप पकड़ा दिया। लेकिन वो आई एंजॉयड इट। तो सुभाष जी, जो बंदा आपको चाय पिलाता था उसने आपको देखकर एडिटिंग सीख नहीं ली? सीख नहीं, मैंने हाथ पकड़ के उसको सिखाई। अच्छा। उसका नाम था राजू। मैंने कहा कब तक चाय पिलाएगा यार, तू एडिटिंग सीखना शुरू कर। उसने एडिटिंग सीखी, प्रॉपर्ली एडिटिंग सीखी, और अभी तक मैं सागर साहब को 92 में छोड़ चुका था। उसके बाद मैं डायरेक्शन में गया, राइटिंग में गया, मैंने अपनी कंपनी खोली, सीरियल्स बनाए, बहुत कुछ किया। लेकिन वो लड़का उनके एडिटिंग डिपार्टमेंट में अभी भी काम कर रहा है। एडिटर नहीं बना, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है उनके यहाँ पे। अच्छा। और एडिटिंग पूरी वो उसको आती है। सागर साहब, गुलजार साहब की बात मैं आपको बताता हूँ कि सागर साहब की एक फिल्म मैं एडिट कर रहा था, और उसी टाइम पे गुलजार साहब की फिल्म थी शायद, लेकिन थी या वो ये थी इजाजत, मोस्ट प्रोबेबली इजाजत थी। तो गुलजार साहब तो टाइम के बड़े पाबंद। अब मैं फंसा हुआ, सागर साहब टाइम के पाबंद नहीं बिल्कुल भी। वो तो आपको सुबह बुलाएंगे तो 4 बजे उनको याद आएगा, अरे यार सुभाष को भी मिलना था। और गुलजार साहब पहले पहुंच जाते थे। तो अब मैं फंस गया दोनों के बीच में। सागर साहब अब एडिटिंग कर रहे हैं सीन के लिए, आना था सुबह, आए नहीं, और जब आए तो वक्त कब निकल गया मालूम नहीं। मैं गुलजार साहब के पास जाना, मुझे टेंशन हो रही है। एक दिन मैंने गुलजार साहब को बोल दिया, मैं कहा सर मैं क्या करूं, सागर साहब मेरे से नहीं संभल रहे हैं, रिस्पेक्ट हिम, सो मुझे बोल नहीं पाता हूं, मैं लेट हो जाता हूं, क्या करूं। तो गुलजार साहब ने एक बहुत खूबसूरत कविता
लिख के सागर साहब के लिए भेजी। अच्छा। बोला ये कविता उनको दे देना। अच्छा। मैंने वो कविता लिफाफे में बंद करके जाके सागर साहब को पकड़ाई। मैं कहा गुलजार साहब ने आपके लिए भेजी है। अच्छा। उन्होंने पढ़ी, मुस्कुराए, एक कविता उन्होंने लिखी। अच्छा। कहता तू ये कल गुलजार को दे देना। तो उनकी ये खतों किताबें चलनी शुरू हो गई और उसमें मैं ईज आउट हो गया। अच्छा। तो गुलजार साहब ने कहा अच्छा ठीक है यार, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मैं भी इज्जत करता हूँ, तू जानबूझ के थोड़ी ना डिले करता है, तो तू वहां से निकलने से 15 मिनट पहले मुझे फोन कर दिया कर कि मैं अभी आने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैंने दोनों के साथ 15-15, 20-20 साल काम किया है, लेकिन उन्होंने एडजस्ट किया। फिर ना मैं सागर साहब को छोड़ सकता था, ना मैं गुलजार साहब को छोड़ सकता था। ये हमें लगता है कहीं ना कहीं संबंधों के प्रति आपकी ईमानदारी और कार्य के प्रति जो आपकी निष्ठा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीच का रास्ता मिल जाता है। जरूरत है कि हम उसको समझें कि हमें संभालना ही है हर हाल में, तो संभल जाता है। देखिए मेरे रिश्ते इतने मजबूत हैं, अभी उनके बेटे प्रेम सागर ने सागर साहब पे बुक निकाली, तो ही कॉल्ड मी स्पेशली एंड ही सेड कि सुभाष, इस बुक में तुम्हारे पापा जी के साथ जो एक्सपीरियंसेस हैं वो जॉट डाउन होने चाहिए। वो उन्होंने बांद्रा में एक बुक स्टोर है, वहाँ पे किताब का अनावरण किया, मुझे बुलाया, और भी बहुत लोग थे, मैं बोला वहाँ, मैंने सागर साहब पे एक कविता सुनाई, वहाँ पे बहुत खूबसूरत कविता, बहुत तालियां बजी वहाँ पे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उन्होंने याद रखा, उन्होंने अपने एक एक बंदा जो सागर साहब के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोग उनके प्रति ईमानदार थे, वो हमारे प्रति ईमानदार थे। सहगल साहब, सागर साहब के लिए जो आपने कविता लिखी वो सुनना चाहेंगे इस समय। सागर साहब जैसी पर्सनैलिटी को एक कविता में बांधना इतना आसान नहीं है, पर मेरे मन में उनके लिए श्रद्धा थी, प्रयास किया मैंने, क्योंकि एक मौका बना था। उनके बेटे प्रेम सागर जी ने उनके ऊपर, उनकी जीवनी पे एक पुस्तक छापी है जिसमें हम सबके संस्मरण थे। तो उस पुस्तक के लॉन्च पे मैंने ये कविता सागर साहब के लिए पढ़ी थी। अगर मुझसे किसी ने पूछा होता कि तुमने धरती पर भगवान को देखा है, तो मेरा जवाब होता नहीं, मैंने भगवान को तो नहीं देखा, पर भगवान जैसे एक इंसान को अवश्य देखा। क्या बात है। अब उस इंसान को क्या कहोगे जो हर हाल में मुस्कुराता हो, शिकवे शिकायतों से दूर हो, ईर्ष्या जलन से दूर हो, जीवन से भरपूर हो, बच्चों में बच्चा, बुजुर्गों में भी बच्चा, मन का सच्चा, कुदरत का नूर हो, यानी इंसानियत से भरपूर हो, कर्म में विश्वास रखता हो, पर किस्मत को भी मानता हो, हर बात को हरी इच्छा कह के सहज ही स्वीकार कर लेता हो। कुछ ऐसे ही थे हमारे पापा जी, यानी सागर साहब, रामानंद सागर साहब। सागर साहब, 47 साल पहले मिला था मैं आपसे, कभी तो कहीं तो आंशिक ही सही आपको दुखी, नाराज या गुस्से में देखा होता। कभी तो कहीं तो आप में खुदगर्जी का तनिक सा भी अंश देखा होता। कभी तो कहीं तो किसी से बैर द्वेष करते हुए देखा होता। कभी तो कहीं तो आपको निराश होते हुए देखा होता। रामायण के मेकिंग में बहुत सारे ऐसे पल है कि कोई और आदमी होता तो टूट जाता, सागर साहब नहीं टूटे, कभी नहीं टूटे। क्या बात। इतना आशावाद, इतनी सत्यता। अगर आप इंसान के स्वरूप में भगवान नहीं थे तो क्या थे सागर साहब? आप भौतिक रूप में तो जा चुके हैं, पर आध्यात्मिक रूप में आप हमेशा हम सब के संग रहोगे, रहोगे और सर्वदा रहो। बहुत सुंदर। ये मन से मेरी ही नहीं, हमारी यूनिट के सब लोगों की भावनाएं उनके प्रति यही थी, क्योंकि ही वॉज टू गुड ह्यूमन बीइंग। फिल्म मेकर तो अच्छे थे ही, तभी रामायण जैसी सीरियल बना सके हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ थे। बहुत बड़ी बात, बहुत।
लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कभी कभी आती है जाने मन ये कयामत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कभी कभी मिलती है पास आने की मोहलत, कभी कभी होती है दिलबरों की नायत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। चलिए हम बात करते हैं कि आपने फिल्म बनाई, फिर उसके बाद आपने निर्देशन किया, तो प्यार कोई खेल नहीं, इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्यार कोई खेल नहीं, मैंने 96 के आसपास उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। वैसे फिल्म बनाना भी कोई खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल खेल नहीं है। ये बहुत ही बना के समझ में आ गया। अच्छा, फिर तो स्क्रिप्ट लिखी, तो अब मैं तड़प रहा था कि कोई प्रोड्यूसर ढूंढूं। 2-4 लोग आए, कमजोर थे। करते करते मैंने पॉलीग्राम में मिस्टर रिजवी थे, उनको फोन किया, उन्होंने बोला आ जा, उनको सुनाई कहानी, तो उनकी रिएक्शन नहीं आई। तो मैंने कहा तो मामला गड़बड़ हो गया है। तो लिफ्ट में नीचे उतरते उतरते बोलते हम ये फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, मैं बड़ा खुश हो गया। हमने सनी देओल के बारे में सोचा कि उसको साइन करें। मेरे प्रोड्यूसर ने पूछा तो मैंने कहा यार हीरो के रूप में एज ए हीरो, तो कहने लगे, मैंने कहा यार उसका तो सुना है बहुत नखरे वाला आदमी है और बहुत तंग करता है और परेशान करता है डायरेक्टर को। बोले सूट करता है कैरेक्टर में? कहा सूट तो करता है। बोले आप बात करो उससे। मैं उसको मिलने के लिए गया, फिल्म सिटी में वो शूटिंग कर रहा था किसी फिल्म की। मिला बड़े प्यार से और बोलता है मैं आपको 2-4 दिन में बताता हूँ। तो 2-4 दिन बीत गए, हफ्ता बीत गया। मैं परेशान कि मैं इसको कहानी सुनाऊंगा और बात आगे बढ़े। तो मैं सेट पे दोबारा पहुंच गया। मैं कहा सनी साहब देखिए, बात यह है कि मेरा हाल उस प्रेग्नेंट लेडी की तरह से है जो 9 महीने बीत चुके हैं और किसी भी दिन बच्चा हो सकता है। वो एक एक पल ऐसा बिता रही है कि क्या होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, काला होगा, गोरा होगा, नॉर्मल होगा, नहीं होगा। 100 सवाल मन में हो रहे हैं। तो आप प्लीज डिले मत कीजिए, मेरी कहानी सुन लीजिए, जो आप मेरे को वर्डिक्ट देंगे आई एम ओके विद दैट। मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है,
मैं 2-4 दिनों में कोशिश करता हूँ। तो मैं एक दिन, संडे का दिन था शायद, तो जो शॉपिंग मार्केट है वहाँ पे एक टी शर्ट खरीदने के लिए चला गया। तो गाड़ी रोकी, मैंने जाके मैंने टी शर्ट सेलेक्ट की, तो पैसे पूछे तो उन्होंने बोला 400 रुपए। मैंने कहा यार इतनी महंगी मैं नहीं लूंगा। तो इतने में मेरे फोन पे उनकी सेक्रेटरी का फोन आया, जिनका नाम नीना है। मेरी वाइफ का नाम भी नीना है, तो मुझे लगा यार ये मेरे लिए लकी होगी। तो वो कहते हैं मिस्टर सहगल आप शाम 5 बजे सनी साहब को आके कहानी सुना सकते हो। मैं कहा बिल्कुल। मैंने फोन कट किया और उसको 400 के बजाय 500 रुपए दे दिए दुकानदार को। मैंने कहा यार तू मेरे लिए बड़ा लकी है यार। तो मैं वहां से सीधा गया घर जाके अपने आप को एयर कंडीशन रूम में बंद किया, 3 घंटे सोया। सोने के बाद फिर जाके सनी को कहानी सुनाई। सनी ने 2 घंटे का टाइम दिया था नरेशन का। 5.5 घंटे तक हम बैठे रहे और सनी रोया। कहता है मैं इतना भावुक कभी नहीं हुआ जो मैं स्क्रिप्ट सुन के हुआ हूँ। एंड आई एम डूइंग दिस फिल्म। बाद में मैंने सनी को बोला, मैंने कहा लोग तो यार आपके बारे में ऐसे ऐसे बोलते थे, ये करते थे, और आप तो टोटली डिफरेंट निकले। इंसिडेंटली मेरी मदर भी उन दिनों देहरादून से आई हुई थी शूटिंग देखने के लिए। सनी उनके पाँव में बैठ जाता था। सनी मेरे बच्चों को गोद में उठा लेता था, उनके पॉपकॉर्न्स निकाल के खा लेता था। मैंने कहा यू आर लाइक ए चाइल्ड, और लोग तो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। कहते हैं सुभाष जी बात यह है कि जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते स्क्रिप्ट में या शूटिंग में या कंफ्यूज होते हैं, उन पे मैं शाउट करता हूँ। When you are prepared, why should I? You don't give me any reason. तो मैं आप पे क्यों शाउट करूंगा? मैं यकीन रखिए कि 100 दिन की शूटिंग हुई थी फिल्म की, लेकिन लंबे 40-40 दिन के भी शेड्यूल हुए हैं। कभी भी मेरा और सनी के बीच में कहीं भी कुछ नहीं ऐसा। कहानी के दौरान जब आप सुना रहे थे तब धर्मेंद्र जी भी आए? धर्मेंद्र जी आए थे कहानी सुनाने के बाद। तो सनी की आंखों में आंसू थे, तो धर्मेंद्र ने बोला तो रो के और आया तो बोले पापा जी ये सुभाष जी है, डायरेक्टर है, इन्होंने अभी कहानी सुनाई है, वो बहुत इमोशनल थी। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो कहते रुक 1 मिनट। मुझे बोला आप खड़े होइए। खड़े हुआ तो कहते हैं डायरेक्टर को मिलने का ये तरीका नहीं होता कि बैठ के नमस्ते कर दिया, गले लगाया घुट के। कहता अब मिलन हुआ डायरेक्टर के साथ मेरा ऐसे। हाँ वो वेरी लाइवली पर्सन, सारी फैमिली ही बहुत लाइवली है। जहाँ में कोई प्यार का दीवाना हो गया, जहाँ जीने मरने का होश है, फिर उसे कहाँ प्यार कोई खेल नहीं, प्यार कोई खेल नहीं। जहाँ में कोई प्यार का दीवाना हो गया, जहाँ जीने मरने का होश है, फिर उसे कहाँ प्यार कोई खेल नहीं, प्यार कोई खेल नहीं। आशिकी वो रोग है कि लगे जो एक बार दिल से फिर ये जाए ना, करे ये जतन हजार। तेरे लबों पर भी प्यारे रोना है ये हंसी नहीं। जहाँ में कोई प्यार का दीवाना हो गया, जहाँ जीने मरने का होश है, फिर उसे कहाँ प्यार कोई खेल नहीं, प्यार कोई खेल नहीं। गुलजार साहब के बारे में आपका क्या अनुभव? गुलजार साहब का एक कमाल की बात है कि वो बेंगलोर में एक होटल है जहां वो सोचते रहते हैं, चाहे 6 महीने के लिए सोचें, लेकिन जब उन्होंने ठान ली कि मैंने स्क्रिप्ट लिखनी है तो एग्जैक्टली वो वहां पे 1 महीने के लिए जाते हैं। संडे वाले दिन वो काम नहीं करते। 26 दिन में वो पूरी स्क्रिप्ट लिख के आते हैं, और जब वो स्क्रिप्ट लिखी गई उसमें एक वर्ड नहीं चेंज होता, उसी को शूट करते हैं। लेकिन की स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी, लता जी प्रोड्यूस करना चाहती थी। लता जी को नरेशन दिया तो लता जी को
थोड़ी सी ना लगा कि नहीं ये कमर्शियल नहीं है, तो उन्होंने बोला भाई कोई और सब्जेक्ट उठा लें, तो उन्होंने कहा आप उठा लीजिए, मैं तो यही बनाऊंगा। कोई समझौता, वो करते ही नहीं थे समझौता। तो चलिए इसी पर लेकिन फिल्म का एक गीत सुन लेते हैं जी। या इजाजत का सुन लेते हैं। इजाजत का मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है वो सुन लीजिए। भिजवा दो मेरा वो सामान लो
लेकिन का कोई और वाकया आपका याद है कुछ लेकिन आपको? में एक किस्सा हुआ था कि एक सीन था जिसमें डिम्पल कपाड़िया जो है वो रेगिस्तान में भटक रही है, तो भटकते भटकते वो रेगिस्तान की उस रेत में दब जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है जी। तो ये सीन इनसे शूट नहीं हो पा रहा था, बड़ा मुश्किल था, बड़े बड़े पंखे वंखे बुला के और बहुत कुछ किया लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली दे गेव इट अप कि यार ये होगा नहीं, देखते हैं अभी दोबारा आएंगे क्या करेंगे। तो हम जब एडिटिंग में लाके आए तो मटेरियल तो थोड़ा कमजोर था, तो मैं गुलजार साहब को बोला, गुलजार साहब ये तो लग नहीं रहा है स्टॉर्म का। ये बोले यार तेरे को पता नहीं है, तू यहाँ बैठा है एडिटिंग रूम में, एयर कंडीशन रूम में बोल रहा है वहां पे कितनी धूल और ये वो। मैं कहा सर वो तो ठीक है, पर ये तो आप तो इतने परफेक्शनिस्ट हो, आपको ये चलेगा क्या? बोले नहीं चलेगा। तो मैंने कहा क्या करोगे? कहते हैं रीशूट करूंगा। मैंने कहा तो जाओगे? कहते हैं हाँ जाऊंगा। मैं कहा आपको कॉफी पीने का दिल है? बोलता क्यों, ऐसा क्यों बोला? मैं कहा आप बाहर बैठ के कॉफी पीजिए, मुझे 1 घंटा दीजिए। अच्छा। मैंने रचमेंट दोबारा देखा, उसमें एक्सीडेंटली उन्होंने ऐसे कैंडिड शॉट लिए हुए थे स्टॉर्म के, तूफान के जी, विदाउट एनी कैरेक्टर। मैंने वो 8-10 शॉट्स निकाले और उनको पैरेलल सिंक्रोमीटर एक होता था जिसमें सिंक करते थे, ट्रैक्स बनाए। पहले डिम्पल कपाड़िया के ऊपर से धूल जा रही है हल्की हल्की, हाँ। उसके बाद मैंने ट्रैक ले कर दिया उसका स्टॉर्म का, फिर और ज्यादा स्टॉर्म का, ऐसे 3-4 करके उनको सिंक्रोमीटर में परफोरेशंस होती हैं फिल्म में, तो परफोरेशन को मैंने फिल्म को थ्रेडिंग बोलते हैं उसको, थ्रेड करके सिंक्रोमीटर पे लगा के एक बार देखा मैंने कहा ये तो काम बन गया। उसके बाद मैंने गुलजार साहब को बोला, गुलजार साहब मेरे को कॉफी पीने देंगे? बोलते क्यों? मैंने कहा मैं कॉफी पीने के बाद आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा। तो हम लोग फिर अंदर गए एडिटिंग रूम में और मैंने उनको वो दिखाया, तो कहते हैं मुझे तो शूटिंग की जरूरत ही नहीं है, यही तो मुझे चाहिए था। क्या बात है। तो कई बार हो जाता है ऐसा, कमाल भी हो जाता है कि आउट ऑफ डाइवर्सिटी आपकी कुछ अच्छी चीजें निकल आती हैं जी। और वो सीन जो है वाकई लगता है कि डिम्पल कपाड़िया चलते चलते धीरे 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 एकदम उसमें धंस गई, रेत में धंस गई। जी जी, और यही इफेक्ट चाहिए था। लेकिन का यारा सिली सिली गाना है जो आज तक सुपर हिट है और लोग सुनते हैं तो मस्त हो जाते हैं जी। और लता जी की आवाज उसमें 4 चांद लगा देती है। क्या बात है। पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ू ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। बीती हुई गलियों से, बीती हुई गलियों से फिर से गुजरना यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली हो यारा सिली सिली, बिरहा की रात का जलना यारा सिली सिली, ढोला सिली
साया कोई सर पे न साई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। पैरों में न साया कोई सर पे न साई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। बाहर उजाड़ा, बाहर उजाड़ा, अंदर वीराना यारा सिली सिली, ओ ढोला सिली सिली, ओ यारा सिली सिली, बिरहा की रात का जलना यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। यारा ढोला, स्मिता पाटिल की कोई बातें और बताना चाहेंगे? स्मिता पाटिल की दुखद एक बात है उनकी, वो हमारे पास एडिटिंग रूम में बैठी हुई थी, वारिस की एडिटिंग चल रही थी, बोनी कपूर का एडिटिंग रूम था, तो वो बैठी हुई थी, हम कुछ उसको सीन दिखा रहे थे, तो सीन देखते देखते वो घर चली गई और थोड़ी देर में हमें मैसेज आया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो हम सब लोग काम छोड़ के भागे, वहाँ गए तो राजबब्बर जी नीचे आए, मायूस लग रहे थे और कह रहे थे कि कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो कह के वो चले गए, हम लोग वहाँ वेट करते रहे सारे लोग, फिर हम लोग सब लोग एक रेस्टोरेंट में जाके बैठे। मैंने कहा जिंदगी का क्या भरोसा है यार, अभी हमारे पास एडिटिंग रूम में बैठी थी अच्छी भली और अभी ये लग रहा है कि वो बचेगी ही नहीं। और हमें बैठे बैठे हमने खाना खत्म ही किया था और हमें न्यूज मिली दैट शी इज नॉट देयर। इट वाज अ वेरी सैड डे फॉर अस। एक बहुत उम्दा कलाकार, बहुत उम्दा कलाकार। लेकिन उसके साथ एक अच्छी बात भी जुड़ी है कि रेखा ने बाद में खुद फोन करके बोला कि इस फिल्म की डबिंग मैं करूंगी। रेखा ने पूरी फिल्म डब की, 10-12 दिन लगाए और एक नया पैसा चार्ज नहीं किया। अच्छा। जो फिल्म रिलीज हुई है वो रेखा जी की आवाज में है। जिंदगी के प्रति आपका जो नजरिया है सुभाष जी, ऐसा देख के लगता है कि आपका बचपन बहुत उम्दा रहा होगा। जी, बहुत खुशनुमा। बहुत खुशनुमा रहा है। और मजे की बात यह है, देखिए मेरे पेरेंट्स दोनों पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए थे जी। और मेरे नाना जी की कुल्फी की फैक्ट्री थी, उन दिनों ये आइसक्रीम नहीं कुल्फी होती जी, थी। जी, कुल्फी बनती थी। तो 1000 रेडियां उनकी निकलती थी। अच्छा। कुल्फी की एक टाइम पे, इतनी बड़ी फैक्ट्री थी। और मेरे दादाजी को चौधरी कहा जाता था, लेकिन सब कुछ लुटपट के वहां से वो आए, दोबारा हमारी फैमिली बसी, रिफ्यूजीज कहलाए जाते थे तब वो लोग। हम तो पैदाइश यहीं की थी। लेकिन मैं आज जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है कि कितने पॉजिटिव थे मेरे पिताजी। ये मुझे उनसे ही मिला है कि कभी भी मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने या मेरी दादी ने या नाना नानी ने या किसी ने नेगेटिव बात पार्टीशन की कभी हमारे कानों तक नहीं आने दी। उन्होंने हमारे मन में कहीं भी किसी तरीके की खटास नहीं आने दी, कभी कुछ नहीं बताया, एक बार भी नहीं बताया। बल्कि हमारे ये होता था, जब हमने होश संभाला तो हमारी दादी डेली हमको एक कैरेक्टर बिल्डिंग की कहानी सुनाया करती। अच्छा, प्रतिदिन कहानी? प्रतिदिन एक कहानी। क्या बात। और उस कहानी में कोई ना कोई जो है आदर्श या शिक्षा छुपी होती थी जी। तो हम शाम को दादी के पास उनके बरामदे में उनकी चारपाई पे उनके साथ लेट जाते थे और हमारी डिमांड होती थी और वो वो साइलेंटली, सबकॉन्शियसली ये चीजें आपका कैरेक्टर बिल्डिंग करती हैं। और आप आज, हम अपनी दादी को आज भी याद करते हैं, उनकी डेथ को ही 50-60 साल हो चुके होंगे, लेकिन क्योंकि वो इतने तवज्जो देती थी अपने बच्चों पे और उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे, हम उन्हें भुला नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ, मेरी दादी के 5-6 भाई थे और 7-8 और रिश्तेदार भी थे। मेरी फादर वॉज द ओनली सन। उनके 5-6 भाई पहले गुजर चुके थे, बचता ही नहीं था कोई बच्चा। जब मेरे फादर बड़े हुए हैं तो उनको ये इंस्ट्रक्शन थी कि हमारे घर में अनाज आने से पहले 1 बोरी चावल, 1 बोरी आटा और 5 या 10 किलो दाल, ये सारे रिश्तेदारों के घरों में पहले तुम डलवा के आएगा तो अपने घर में ये राशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा, आपके पिताजी को ये हिदायत? हमारे पिताजी को ये हिदायत थी। तो वो एक ट्रक में ये भरवाते थे, सबके घरों में 1-1 बोरी छोड़वाते थे और लास्ट बोरी हमारे घर में उतरती थी।
मतलब इस तरीके का जीवन वो लोग जीते थे, भाईचारा ऐसा था उस वक्त में। लेकिन आपको क्या लगता है, उसूल बदल गए लोगों के या नजरिया कुछ बदला? नजरिया बदला है, नजरिया बदला है, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, न्यूक्लियर सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। मेल जोल मिलाप, ये सब चीजें बहुत पॉजिटिव हैं। इसके लिए अब आज के सिनेरियो में क्या किया जा सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, वैसे तो सोशल मीडिया पे जो है ऐसे वर्चुअल मीटिंग्स तो लोग करते रहते हैं, बट वो वहीं तक है, सारी जिंदगी मिले नहीं, कुछ नहीं है, बस अपनी तारीफें मारते रहेंगे, उनकी तारीफें करते रहेंगे, लेकिन जब मिलेंगे तो सतही तौर पे संपर्क बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जब संपर्क नहीं रहेगा तो आप में एक दूसरे का सुख दुख साझा करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, समझने का मौका नहीं मिलेगा, वो बहुत जरूरी है। मेरी एक कविता है कि अजनबी दूसरे शहरों में बसा नहीं करते, एक छत के नीचे भी अजनबी हो जाते हैं लोग। क्या बात है, वो कविता है उसमें कि आप मतलब हो जाते हो अजनबी, दीवारें यूं ही बदनाम है, दीवारें यूं ही बदनाम है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जो बातें हैं, जितने ऊर्जावान आप हैं और जिस तरह से आपने अपने कामों को चुनौती के रूप में लिया और इतनी सकारात्मक सोच है, बहुत अच्छा लगा सुभाष जी आपसे बात करके। धन्यवाद जी। और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और बाकी जो गपशप जो थी हमारी, जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई बातें, वो तो अच्छी लगेंगी, लेकिन जो जिंदगी जीने का जो आपका नजरिया है वो बहुत अनोखा है। मैं तो अपने आप को खुशनसीब मानूंगा अगर कोई एक व्यक्ति भी जो जीवन में यदि दुखी रहता है जी, वो ये सुन के ठान ले कि मैं आगे से दुखी नहीं होऊंगा, तो मैं सोचूंगा कि हमारी ये वार्तालाप जो है सार्थक हो गई। क्या बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को सुनकर हमारे श्रोता इस बात को जरूर साझा करेंगे, बताएंगे कि किसमें क्या परिवर्तन हुआ या क्या उसके बारे में उन्होंने सोचा, क्योंकि परिवर्तन करना एक लंबा काम है। परिवर्तन पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ, कम से कम, लेकिन सोच तो सकते हैं। सोच बिल्कुल, सोच सही होगी तो फिर सब कुछ सही होता है, अगर सोच ही गलत होगी तो फिर सही कहां से होगा। चलिए, एक अच्छी सोच के साथ हमें उम्मीद है कि श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। तो अब बातें तो बहुत सारी करने की इच्छा है, लेकिन सुभाष जी, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज में फिल्म एडिटर सुभाष सहगल से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग दिया विनायक तड़वरकर ने, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।